गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का थर्ड मेथड मूल्यह्रास कोष विधि सिंकिंग फंड विधि करेंगे। मूल्य कोष विधि सिंकिंग फंड विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। इसका मतलब क्या है? देखो, मूल्यह्रास कोष विधि का प्रयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि जब पुरानी संपत्ति के स्थान पर नई संपत्ति स्थापित की जाएगी तो रोकड़ धनराशि उस उद्देश्य हेतु प्राप्त हो जाएगी। तो जो डेप्रिसिएशन होते जाता है वो फंड के नाम से इकट्ठा करते जाते हैं और वो नए असेट्स को खरीदने के काम आता है। इस विधि में व्यवसाय के लाभों में से प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि मूल्यह्रास कोष में स्थानांतरित की जाती है। इस धनराशि का प्रयोग प्रतिभूतियों के क्रय हेतु किया जाता है तथा संपत्तियों की पुनर्स्थापना के समय इन प्रतिभूतियों के विक्रय से आवश्यक धनराशि प्राप्त कर ली जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज को मूल्यह्रास की राशि में जोड़कर उसका विनियोजन उपरोक्त प्रतिभूतियों के क्रय हेतु किया जाता है। देखो, इसके क्या लाभ है। इस विधि का प्रमुख लाभ विनियोगों के विक्रय से प्राप्त रोकड़ की उपलब्धता है। तो जो फंड हम क्रिएट करते हैं वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को समय आने पर जब असेट्स खरीदना हो तब बेच के उससे नया असेट्स खरीदा जाता है। तो ये इसकी मेन उपलब्धता है। जिसका प्रयोग पुरानी संपत्ति को हटाकर नई संपत्ति के क्रय के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एक तो कैश मिलता है और एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है इसका, चिट्ठे में संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य पर दर्शाया जाता है। चिट्ठे में संपत्ति को उसके वास्तविक मूल्य पर दर्शाया जाता है, अतः संपत्ति की वास्तविक लागत का ज्ञान किसी भी समय केवल चिट्ठा देखकर किया जा सकता है। तो जो असेट्स है उसकी रियल वैल्यू पर उसको शो किया जाता है। तो इससे मार्केट वैल्यू सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। बैलेंस शीट जो भी देखेगा उसको आइडिया लग जाएगा कि उसकी असेट्स की वैल्यू क्या है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखो, इसके क्या दोष है, डिसएडवांटेज। पहला है, इस विधि की प्रमुख सीमा यह है कि इससे प्राप्त राशि नई संपत्ति के क्रय के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जिसका कारण विनियोग के बाजार मूल्यों में कमी तथा नई संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि होना है। अब इसमें सबसे डिसएडवांटेज का पॉइंट ये क्या बता रहे हैं कि संपत्ति जो खरीदेंगे वो एग्जैक्टली पुरानी वाली संपत्ति के बराबर तो नहीं होगी, उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी, पर हम जो फंड बनाते हैं वो ज़्यादातर उस पुरानी वाली प्रॉपर्टी के बराबर की वैल्यू से बनाते हैं। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है उससे जितनी एक्सपेक्टेड इनकम हम समझ रहे हैं उतनी इनकम उससे ना हो, कि उसका कारण बाज़ार में स्टॉक मार्केट का अप्स एंड डाउन होना हो सकता है कि मार्केट ही मंदा चल रहा है, स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है, तो वहाँ तो शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी, तो जो सेल होगा इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू भी कम आएगी। तो ये सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। इस विधि में मूल्यह्रास की राशि का विनियोजन व्यवसाय के बाहर किया जाता है, जिससे कार्यशील पूंजी की राशि में उस सीमा तक कमी हो जाती है। अब इन्वेस्टमेंट करना है इसलिए इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर तो नहीं होगा, बाहर ही होगा, तो जो वैल्यू है उतने अमाउंट की वैल्यू बिजनेस से बाहर जा रही है और वो वर्किंग कैपिटल में बिजनेस के काम नहीं आ रही, तो उतने अमाउंट की लिमिटेशन बिजनेस में आ जाती है। पूंजी पर ब्याज का ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। देखो, इसमें है कि पूंजी पर ब्याज का ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है।
जैसे ब्याज कितना मिल सकता है वो चीज़ हम उसमें नहीं देख रहे हैं। अब इसकी जनरल एंट्रियाज क्या होगी, तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल में इसकी एंट्रिया क्या होगी, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड, जब हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया उतना ही अमाउंट हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में डाला। दूसरी एंट्री देखो इसमें, व्हेन अमाउंट ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन फंड इज इन्वेस्टेड, जब डेप्रिसिएशन फंड बन गया तो उस फंड को हमने इन्वेस्ट किया, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्योंकि पैसे बिजनेस से बाहर जाएंगे और किसके लिए, किस पर्पज़ के लिए जाएंगे, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री क्या होगी, व्हेन डेप्रिसिएशन अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये फंड यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। अब बी देखो, बी एंट्री, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में क्या एंट्रियाज होगी, तो पहली जो एंट्री आएगी वो आएगी द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ फर्स्ट ईयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है डेप्रिसिएशन फंड में से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के नाम से, उसका उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री होगी, तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, फिर है क्योंकि डेप्रिसिएशन फंड में अमाउंट बढ़ेगा, एक तो उस अमाउंट से जो हमने प्रोविज़न किया है, दूसरा जब उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो उतना उसके इंटरेस्ट वाला अमाउंट भी बढ़ेगा, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अब फिर स्टार्ट हो गई है डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, ठीक है। थर्ड एंट्री है इसमें व्हेन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन इन्वेस्टेड, अब पहले तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन जितना हुआ था उतने अमाउंट को इन्वेस्ट किया था, अब हम उस डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट के साथ में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है उसको भी डेबिट करेंगे, तो और उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर फोर्थ एंट्री है व्हेन डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो सी, थर्ड ईयर की एंट्रियाँ एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, थर्ड ईयर या लास्ट ईयर, ठीक है। बीच में कई सारे ईयर्स हो सकते हैं, उसकी जो सेकेंड ईयर में एंट्री है वही एंट्रियाँ बीच की होगी, और लास्ट ईयर वाली ये वाली एंट्रियाँ होगी, तो फर्स्ट ईयर की अलग होगी, बीच के ईयर्स की जो सेकेंड ईयर में आई है वही सेम एंट्रियाँ चलेगी, और फाइनल जो एंट्रीज होगी क्लोजिंग वाली वो ये होगी लास्ट ईयर वाली, ठीक है। तो देखो फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले होगी इंटरेस्ट रिसीव की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। फिर फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन,
तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। थर्ड एंट्री इसमें आ रही है व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड आउट। पहले तो हम इन्वेस्ट कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट की एंट्रियाँ मार रहे थे, अब उसको सोल्ड की एंट्री करेंगे तो बैंक में पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? इन्वेस्टमेंट बेचने से आएगा, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब फोर्थ इसमें क्या होगा? फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट हम सेल कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस है इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उसको बेचा उससे प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री क्या होगी? तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो जब भी हम फंड में पैसा बढ़ रहा है तो फंड का अकाउंट क्रेडिट साइड आ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो फंड डेप्रिसिएशन फंड को क्रेडिट किया। ठीक है, शुरू डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो जितना उसमें डाल रहे हैं वो भी तो क्रेडिट आ रहा है, तो उसमें धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो भी वहाँ अमाउंट बढ़ रहा है। तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस, अगर वहाँ लॉस हो जाता है उस इन्वेस्टमेंट को बेचने के समय, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्योंकि हमें उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही फंड अवेलेबल है, वो है डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें जा रहा है, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर फिफ्थ है फॉर ट्रांसफर्ड ऑफ ओल्ड असेट्स टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट एट बुक वैल्यू। देखो रिपीट कर रही हूँ, फॉर ट्रांसफर ऑफ ओल्ड असेट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। पुराना असेट्स है वो डेप्रिसिएशन फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो खत्म ही हो रहा है एक तरह से, पुराना असेट या खत्म हो रहा है एट बुक वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फिर 6 ट्रांजेक्शन है इसमें, फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ अब जो भी फाइनल सारी एंट्रियाँ डेप्रिसिएशन फंड में पोस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ एडजस्ट होने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इफ़ देयर इज़ अ क्रेडिट बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन फंड में क्रेडिट बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये एंट्री, एक एंट्री और रह रही है इसमें, if there is a डेबिट बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में डेबिट बैलेंस बचता है तो क्या होगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा वहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको फटाफट। देखो सबसे पहले एंट्री आएगी आपकी व्हेन फर्स्ट ईयर में कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, फिर उसमें सेकेंड एंट्री होगी कि जो डेप्रिसिएशन फंड हमने क्रिएट किया उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसे जाएंगे और कहीं इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, फिर
जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है चार्ज किया था उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री, जो नॉर्मल एंट्री अपन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, या ये फंड नहीं आएगा, ठीक है। फिर है बी पॉइंट, देखो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर या फिर इन बिटवीन ईयर्स में क्या एंट्रीज होगी, क्योंकि कितने भी सालों का फंड हो सकता है, जरूरी नहीं हम शॉर्ट टर्म 3 साल का ही बनाएगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फिर लास्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, कई सालों के लिए भी बना सकते हैं। तो सेकेंड ईयर या फिर कंटिन्यूअस कई सालों के लिए ये होगा। तो अब इसमें पहली एंट्री तो इंटरेस्ट रिसीव होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री स्टार्ट होगी यहाँ पे, सबसे पहले जो इंटरेस्ट रिसीव हो उसकी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड, फिर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, फिर इंटरेस्ट को उसको इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन दोनों को इन्वेस्ट करेंगे, ये मत भूलना, पहले तो इंटरेस्ट रिसीव करना, फिर उसके बाद जब इन्वेस्ट करो तब इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन को भी इन्वेस्ट करोगे, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन वाला प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों एक साथ डेबिट होगा, इन्वेस्ट होगा, तो व्हेन डेप्रिसिएशन अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट, तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ लास्ट ईयर के हिसाब से क्या एंट्री होगी, पहली है फॉर इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ बैंक टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, फिर है फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन फंड, थर्ड एंट्री है व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड आउट, तो सोल्ड हो गया तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के बेचने से, तो टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर चौथी एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, सेल की एंट्री तो हमने मार दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अब उसमें लॉस या प्रॉफिट है तो लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन फंड को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, और सेकंड है अगर लॉस हो रहा है तो डेप्रिसिएशन फंड में से ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, वही एक हमारे पास रास्ता है, तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर देखो फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन फंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो डेप्रिसिएशन फंड का जो अमाउंट बच रहा है वो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर लॉस है डेबिट बैलेंस है तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट।